मध्यांतर और पंजाब। दिल्ली स्वतंत्र हो जाने की वार्ता विद्युत वेग से फैलते ही उसकी आकस्मिकता ने सारे हिंदुस्तान में अपनों और परायों दोनों को क्षण भर के लिए तो चकित कर दिया। अंग्रेजों को तो तुरंत यह भी समझते न बना कि हम जो सुन रहे हैं उसका अर्थ क्या है। सारे देश में शांति का साम्राज्य है, ऐसा जान कलकत्ता में लॉर्ड कनिंग सोए पड़े थे और इधर कमांडर इन चीफ ऑनसन शिमला की ठंडी हवा में जाने के लिए सज रहे थे। उन्हें पहले जब दिल्ली स्वतंत्र हो जाने का अधूरा तार आया तब उस तार का वास्तविक हड़बड़ी चकित विस्मित सारे हिंदुस्तान लोगों ने भी मची हुई थी, क्योंकि दिल्ली के इस अकाल्पनिक विद्रोह के आकस्मिक हल्ले में अंग्रेजों को भावी संकट की सूचना मिलने से उस संकट का परिहार करने का अवसर मिल गया। अकाल्पित हमले से दिल्ली का सिंहासन जैसे एक दो दिन में उनसे झटके से ले लिया गया, वैसे ही 31 मई को निश्चित पूर्व संकेत के अनुसार एक समय में यदि सब जगह विस्फोट होता तो सारे हिंदुस्तान का सिंहासन एक झटके में हथियार लिया जाता। अब बेवजह योजना तो मेरठ के विद्रोह के कारण उलझ गई थी, फिर भी दिल्ली कब्जे में आ जाने से विद्रोह को राज्य क्रांति का स्वरूप मिल गया और इस असंभव वार्ता से एक विलक्षण चेतना का जन्म हो गया था। अब इस चेतना का लाभ उठाकर एकदम विद्रोह किया जाए या पूर्व नियोजित संकेत के अनुसार 31 मई की राह देखी जाए। दिल्ली के विद्रोह की वार्ता सुन अन्यत्र एक योजना चल रही है। दिल्ली की जल्दबाजी से जैसा घोटाला हुआ वैसे ही अन्य स्थानों की सम्मति लिए बिना हम भी विद्रोह करें और घोटाला फैल गया तो क्या होगा। ऐसी अनेक अनिश्चितताओं के कारण क्रांतिकारी नेताओं को आगे क्या होना है उसकी प्रतीक्षा करते हुए अपनी अपनी जगह रुके रहना पड़ा। मंदगति जैसा क्रांति का प्राण हरण करने वाला दूसरा विष नहीं है। क्रांति का विस्तार जितना त्वरित और जितना आकस्मिक होता है उतनी ही उसकी विजय की संभावना अधिक होती है। यह विस्तार का वेग शिथिल तो शत्रु को संरक्षण का अवसर मिल जाता है। जो पहले उठते हैं उनका उत्साह यह देखकर घटने लगता है कि अपने साथ कोई नहीं आ रहा है। जो बाद में आते हैं उनके रास्ते में बीच के अवसर का लाभ लेने वाले चतुर शत्रु अनेक बाधाएं खड़ी कर देते हैं। इसीलिए उठाव और प्रसार के बीच में अधिक समय जाने देना क्रांति युद्ध के लिए हमेशा हानिकारक होता है। फिर भी जहां तक बने एक साथ विद्रोह करना निश्चित होते हुए भी बीच में ही आ पड़े पेंच के कारण विभिन्न स्थानों के क्रांतिकारी नेताओं को ना ठहरते बन रहा था और ना आगे बढ़ते। क्रांतिकारी पक्ष की इस अपरिहार्य स्तब्धता का अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। अंग्रेजों के पैर हिंदुस्तान में पड़ने के बाद से आज तक उन्हें ऐसी भयानक वार्ता सुनने का अवसर कभी भी नहीं आया था। इस मई माह में बैरकपुर से सीधे आगरा तक कोई 750 मील में केवल एक गोरी रेजिमेंट थी। ऐसी स्थिति में क्रांतिकारी पक्ष के पूर्व संकेतानुसार यदि यह सारा प्रदेश एकदम उठ गया होता तो इस इंग्लैंड भी इकट्ठा हो जाता तो हिंदुस्तान कब्जे में ना रहता। यह गोरी रेजिमेंट दानापुर में रखी गई हुई थी। उधर पंजाब में सरहद पर पर्याप्त गोरी सेना थी, परंतु उसे उधर से अधिक गोरी सेना का जमा करना। उसी समय अंग्रेजों के भाग्य से ईरान की लड़ाई समाप्त हुई थी, इसीलिए उस सेना को हिंदुस्तान जल्दी आने का आदेश हुआ। ईरान की लड़ाई समाप्त होते ही अंग्रेजों ने चीन से बेखड़ा खड़ा कर उधर सेना भिजवाई थी, परंतु हिंदुस्तान ने यह भयानक आंधी आते ही कैनिंग ने चीन की ओर जाने वाली सारी सेना बीच में ही रोक लेने का निश्चय किया। इन दो सेनाओं के सिवाय रंगून में स्थित गोरी रेजिमेंट में कलकत्ता में रख ली गई और मद्रास फ्रिजिरेयर नामक गोरी सेना को तैयार रहने को लिखा गया। ये गोरी सेनाएं जब सभी दिशाओं से यथासंभव वेग से कलकत्ता के लिए चली थी तब कैनिंग ने सिपाहियों के मन को फिर से एक बार कब्जे में लेने का प्रयास किया। उसने कहा, आपकी जाति और वर्ण विषयक रीति से हाथ में डालकर हिंदुस्तान के धर्म को दुखाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। सिपाही चाहे तो कारतूस अपने हाथों से बना ले। कंपनी का नमक जिन्होंने खाया है उनका ही यह विद्रोह करना पाप है। इस प्रकार की बातों से भरा एक घोषणा पत्र निकालने
का अधिकार है या नहीं, जहां यही विवादास्पद विषय का वहां नया घोषणा पत्र निकालने का अर्थ वह विवाद समाप्त करना नहीं बल्कि उसे चिढ़ाना है। लेकिन हिंदुस्तान के पास अब यह घोषणा पत्र पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि दिल्ली में उसी समय घोषित दिव्य घोषणा पत्र की ओर सबकी आंखें लगी हुई हैं। एक ही समय दो घोषणा पत्र जारी हुए, कलकत्ता में गुलामी का, दिल्ली में स्वतंत्रता का। हिंदुस्तान को उस दिल्ली का घोषणा पत्र भाया, इसीलिए कैनिंग ने कलम तोड़कर कमांडर इन चीफ दिल्ली को तुरंत तोपें दागने का आदेश दिया। कमांडर इन चीफ ऑनेस्ट जब शिमला में थे तब उसे दिल्ली के विद्रोह का तार मिला। उसे पढ़कर अब क्या करना चाहिए इसका विचार वह कर ही रहा था कि कैनिंग ने उसे तुरंत दिल्ली जीतने का आदेश दिया। विद्रोहियों की योजना का या शक्ति का अंग्रेजों को इतना अज्ञान था कि उन्हें लगता था कि दिल्ली एक हफ्ते में छीनी जा सकती है, और एक बार दिल्ली जीती तो उस माह के अंत में विद्रोह का अंत हो जाएगा। पंजाब का मुख्य अधिकारी सर जॉन लॉरेंस भी दिल्ली पर कब्जा करने को जोर डाल रहा था, परंतु दिल्ली जीतना कितना कठिन है इसका कैनिंग और लॉरेंस की तुलना में कुछ अधिक सही अनुमान ऑनेस्ट को था। अतः समुचित सामग्री इकट्ठा करने के पहले दिल्ली की ओर नहीं जाने की नीति उसने बनाई। शिमला की ठंडी हवा छोड़ मुख्य सेना स्थल की ओर ऑनेस्ट आ भी न पाया था कि वहां शिमला में हुल्लड़ मच गया। गोरखाओं की नासरी बटालियन ने विद्रोह किया। यह समाचार शिमला आते ही अंग्रेजों का धीरज छूट गया। उस वर्ष शिमला में बनाए गए हवादार बंगलों और वृक्षों के बगीचों में आज तक भोगे राजविलास का अब भयंकर किराया देना पड़ेगा। गोरखा पलटन आई, ऐसा एक शोर होते ही गोरी औरतें और बच्चे जिधर राह दिखे उस तरफ भाग निकले। इस भागम भाग में अंग्रेज पुरुषों ने स्वाभाविक ही महिलाओं को पीछे छोड़ दिया, और वह भी अपने सामान के थैले पीठ पर बांधे होते हुए। अंग्रेजी धैर्य का प्रदर्शन 2 दिन निरंतर चलता रहा, लेकिन अब गोरखा ने आए तो हार कर वह प्रदर्शन बंद करना पड़ा। इसी समय कलकत्ता में भी रोज ऐसा ही होता था। कलकत्ता के पास बैरकपुर के नेटिव रेजिमेंट ने विद्रोह किया। यह अफवाह बार बार उठती और अंग्रेजों की औरतें, बच्चे और पुरुष रास्ते से पोर्ट की ओर दौड़ते दिखाई देते। कितनों ने इंग्लैंड का टिकट निकाल लिया, कितनों ने अपनी गठरियां बांधकर पोर्ट की ओर भागने की तैयारी रखी, और अनेक दफ्तर के काम छोड़कर कोने कोने में छिपे रहते। ऐसा डर मेरठ और दिल्ली में था, फिर भी अंग्रेजों का कानपुर अभी बचा हुआ था। कमांडर इन चीफ ऑन्स ने अंबाला आते ही दिल्ली पर घेरा डालने के लिए सिजिट्रिन तैयार करना शुरू किया। हिंदुस्तान पर आज तक कभी ऐसा संकट ना आया था। अंग्रेजों की शक्ति की बंद मुट्ठी लाख की होते हुए भी अंदर की स्थिति सोचनीय थी। ऑनसन को किसी तरह भी जल्दी करना असंभव हो गया। अंग्रेजों के काले सिपाहियों को चल कहते ही चलाया जा सकता था, परंतु अब गोरे सिपाहियों को केवल चल कहने से कैसे चलेगा। उनका एक एक का दिमाग और आज तक बढ़ता मिजाज अब एकाएक कैसे संभाले। उसमें भी अब नेटिवों से पहले जैसी हर तरह की सहायता मिलना पूरी तरह असंभव था। गाड़ियां मिली नहीं, मजदूर मिले नहीं, रसद मिली नहीं, जख्मी लोगों के लिए डोली मिली नहीं। क्वार्टर मास्टर, मेडिकल चीफ, हर कोई अपने अपने विभाग की तैयारी करना छोड़ नकार का घंटा बजाने लगा। हिंदुस्तानी लोगों के आश्रय बिना अंग्रेजी सत्ता धूल पर की गई लिपाई जैसी है। सन 1857 में इस कुचली हुई धूल में थोड़ा चैतन्य आते ही अंग्रेजों को अंबाला से दिल्ली तक आना कठिन हो गया, क्योंकि नेटिव्स ऑफ ऑल क्लासेस स्टूड अलोफ, वेटिंग एंड वॉचिंग द इशू ऑफ इवेंट्स, फ्रॉम द कैपिटलिस्ट टू द कूली एट श्रंक alike from rendering assistance to those whose power might be swept away in a day। उपर्युक्त लेखक कहते हैं, हिंदुस्तान के नेटिव ऐसे ही चुप हो बैठते तो अंग्रेजी सत्ता वास्तव में एक दिन में फेंक दी गई होती। परंतु सन 1857 में वह दिन उगने वाला नहीं था। सन 1857 उस दिन की भोर की रात थी। जिन्हें भावी भोर दिखने लगे वे नींद छोड़कर उठे, परंतु जिन्हें वह तत्कालीन रात ही दिखी वे अपना गुलामी का खींचा हुआ ओढ़ावन और खींच कर सो गए।
इन चुनिंदे लोगों में कुंभकर्ण का सम्मान पाने वाले पटियाला, नाभा और जिंद ये 3 रियासतें थीं। इन रियासतों के हाथों में सन 1857 की क्रांति का जीवन या मृत्यु थी। ये रियासतें दिल्ली और अम्बाला के बीच में थी, अतः उनके आधार के बिना अंग्रेज़ों की पीठ बिल्कुल सुरक्षित रहने वाली नहीं थी।